ड्रैगोनन अकेडमी में ट्रेनिंग उतनी ज्यादा खतरनाक होती है जितनी तुम सोच भी नहीं सकते। यहाँ तक कि सबसे छोटे स्टूडेंट्स को भी बेरहम ड्रिल से गुजरना पड़ता है। अभी सभी बच्चे भारी वजन पकड़े हुए सांस लेने की टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जितना हो सके उतनी देर टिके रहने की कोशिश में ज्यादातर बुरी तरह जूझ रहे हैं। सिर्फ कुछ ही टिक पा रहे हैं, लेकिन एक लड़का साफ अलग दिखता है। वो सिर्फ सबके जितना वजन ही नहीं पकड़े है, उसके ऊपर तो विशाल चट्टाने तक रखी हुई है। यहाँ तक कि इंस्ट्रक्टर भी उसकी ताकत और सहन शक्ति देखकर हैरान है। उन्हें ये नहीं पता कि ये लड़का धरती का दोबारा जन्मा सबसे ताकतवर आदमी है। ड्रैगोन फैमिली का असल संस्थापक। वह भी अपने समय पर मर चुका था, लेकिन वह अंत नहीं था। वो अपनी आंखें खोलता है और उसका नया शरीर एक बच्चे का शरीर। ये बात उसे झटका देती है कि वह एक बच्चा है। वहाँ और भी बच्चे मौजूद थे। अपनी ऑब्जर्वेशन से वह समझ जाता है कि उसका दोबारा जन्म ड्रैगोन फैमिली में ही हुआ है, क्योंकि सभी को अलग बिल्डिंग में रखा गया है। तभी ड्रैगोन की मेड्स आती है, एक ट्रॉली के साथ जिसमें अजीब लाल लिक्विड होता है। उनमें एक गोब्लिन भी होता है जिसकी मौजूदगी हीरो को तुरंत शक में डाल देती है। मेड्स पहले जबरदस्ती उस गोब्लिन को वो लिक्विड पिलाती है, जिससे उसे असहनीय दर्द होता है और वो खून के ढेर में फट जाता है। ये टेस्ट दिखाता है कि उस लिक्विड में मैजिक की कंसंट्रेशन सही लेवल पर है, एकदम परफेक्ट। फिर मेड्स वही पतला किया हुआ अजीब लाल लिक्विड सबको पिलाने लगती है। हीरो को स्थिति समझ नहीं आती और जब उसकी बारी आती है तो वह समझ जाता है कि यह दूध नहीं है, बल्कि डरावनी मैजिक पावर से भरा हुआ कुछ है। ये प्राचीन ड्रैगन का खून है और वे सबको वही पिला रहे हैं। इंस्टिंक्ट से वह इसे थूकना चाहता है और वह थोड़ा निगल भी चुका होता है, जैसे बाकी बच्चे कर रहे हैं। उसे भी यही करना चाहिए और फटने से पहले इसे थूक देना चाहिए। लेकिन फिर वह अपने फैसले पर सोचता है और सारी मैजिक पावर खुद में समाने का फैसला करता है, जो उसे मार्शल आर्ट्स की असली चोटी तक पहुंचा सकती है। वो अपने पिछले खुद को भी चौंका सकता है। इसी सोच के साथ वह पूरा लिक्विड पी जाता है, कहते हुए कि उन्हें कभी गिल्फस ड्रैगोन को कम नहीं आंकना चाहिए था। वो प्राचीन ड्रैगन की असली स्रोत शक्ति पूरी तरह सोख लेता है, ताकि मार्शल आर्ट्स की उस ऊंचाई तक पहुंचे जो पिछली जिंदगी में मुमकिन नहीं थी। मेड्स हैरान होती है कि वो इतनी शांति से लिक्विड सोख पा रहा है, लेकिन वे इसे नजरअंदाज कर देती है, क्योंकि नतीजा उनके पक्ष में है। बाकी बच्चे भी जिंदा रहते हैं, लेकिन ये पल हल्के में लेने वाला नहीं है। एक बच्चे के शरीर के मुताबिक अचानक उसे तेज नींद घेर लेती है। 7 साल बाद गिल्फस कहलाने वाला बच्चा अब ज़ीक एल्ड्रैगोन बन चुका है। वह बिना रुके ट्रेनिंग करता है और साफ महसूस करता है कि उसका शरीर कितना भव्य बन चुका है। ये सब प्राचीन ड्रैगन के खून की वजह से है, जो अब उसकी नसों में बह रहा है। इस शक्ति का स्रोत हर जीव में होता है, लेकिन जीक और बाकी बच्चों ने जो प्राचीन ड्रैगन का खून पिया था, उसमें 2 अलग स्रोत शक्तियों की भारी मात्रा मौजूद थी। जो थोड़ा भी इसे सोख लेता है, उसका शरीर आम इंसानों से कई गुना बेहतर बन जाता है। दुर्भाग्य से यह सब उसके पक्ष में जाता है। हीरो, जिसे दिव्य ड्रैगन ने उस स्रोत शक्ति की राह दिखाई जो उसने पिछली जिंदगी में पाई थी, उसने प्राचीन ड्रैगन की हर एक बूंद अपने अंदर ले ली। वो इतना जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन करता है कि उसे खुद यकीन नहीं होता। हर लॉजिक के हिसाब से अब तक उसे कम से कम 4 स्टार तक पहुंच जाना चाहिए था। स्टार एक संकुचित स्रोत शक्ति होती है, जो तब बनती है जब कोई अपने शरीर को एक ब्रह्मांड मानकर उसके भीतर एक तारा तैरने देता है। लेकिन हर अगला स्टार बनाना और भी मुश्किल हो जाता है, और जितने ज्यादा स्टार उतनी ज्यादा ताकत। हीरो 10 स्टार के बेमिसाल रैंक तक पहुंच चुका है, जो दुनिया में सिर्फ उसी ने हासिल किया है। उसके दोबारा जन्म को 7 साल हो चुके हैं। उसकी माँ गुजर चुकी है और उसका पिता कभी सामने नहीं आया। हजारों साल भविष्य में जन्म लेना उसे चौंका देता है, लेकिन उससे भी ज्यादा परेशान करता है। इस युग की सच्चाई, 1000 साल बाद दुनिया ऐसी जगह बन चुकी है जहाँ ताकतवर कमजोर को निगल जाता है। खैर, ये तो 2025 का हाल है। इसका सबसे साफ उदाहरण है ड्रैगन का ट्रायल रिचुअल। सिर्फ वही बच्चे जो जिंदा रहते हैं, उन्हें ड्रैगन फैमिली के योद्धा बनने की ट्रेनिंग मिलती है। इन सालों में एक भी रुकावट हीरो के रास्ते में नहीं टिक पाई। ज़ीक अपनी फैमिली की कॉम्बैट ट्रेनिंग की जांच करता है, लेकिन मेड्स के पास कहने को कुछ नहीं होता, बल्कि ऐसा लगता है जैसे वे कहने की इजाजत नहीं होती। जिस मेड से वह बात करता है, वह 3 स्टार फाइटर है, जो बेसिक कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए काफी मानी जाती है। साथ रहकर भी 7 साल बीत जाने के बाद इतनी सी बातचीत से ही वो खुद को थका हुआ महसूस करता है। बाद में वह जंगल की तरफ जाता है और अपनी ट्रेनिंग के हिस्से के तौर पर जहरीली जड़ी बूटियां खाता है। पहले उसे किसी की मौजूदगी महसूस होती है और उसकी नजर एक गुस्सैल सूअर पर पड़ती है, जिसके चारों तरफ काली धुंध होती है, जो 1000 साल पहले मौजूद नहीं थी। जल्द ही दोनों की लड़ाई हो जाती है और वह एक ताकतवर घूंसे से सूअर को जमीन पर पटक देता है। उस लेवल के किसी इंसान से इतना डैमेज हैरान कर देने वाला है। 1 स्टार, लेकिन असली माइनस स्टार की क्वालिटी रखती है। हीरो सूअर को छोड़ देता है और यात्रा पर निकलने का फैसला करता है। उसे पता भी नहीं होता कि पास ही एक अजीब आदमी छिपा हुआ है।
वो पूरी लड़ाई देखता है और तुरंत समझ जाता है कि जी कोई साधारण बच्चा नहीं है। जीक न सिर्फ सुअर को आसानी से हराता है बल्कि उस आदमी की मौजूदगी भी भांप लेता है। हालांकि फैमिली हेड का बेटा होने के कारण जी को आजादी से बाहर जाने की इजाजत नहीं होती और उस पर लगातार नजर रखी जाती है। वो अजनबी उसमें दिलचस्पी लेने लगता है। बाद में हीरो कुछ योद्धाओं को किसी बात पर चर्चा करते सुनता है। वो कमरे में घुसकर पूछता है कि उन्हें क्या चाहिए, जिस पर वे बताते हैं कि वे जी को लेने आए हैं और उसे एक परीक्षा देनी होगी, जो हीरो को गुस्से से भर देता है। उसे लगा था कि उसे मुख्य फैमिली में लौटा दिया गया है, लेकिन वे उसे परीक्षा के लिए ड्रैगन नेस्ट ले जाते हैं। ये ड्रैगन फैमिली की खुद की खास शैक्षणिक संस्था है जो उन्होंने उस सहस्राब्दी में बनाई थी। इस फैमिली में जन्म लेने वाले हर बच्चे को 7 साल की उम्र में इस एकेडमी में दाखिला लेना होता है और आज एंट्रेंस एग्जाम का दिन है, जबकि हीरो को एक भी चीज नहीं सिखाई गई। परीक्षा अनिवार्य है ये जानकर हीरो अपना सिर पकड़ लेता है। जीक साफ तौर पर थका हुआ दिखता है, जिसे देखकर ओल्ड स्केल विलेज का लैंगस नाम का बच्चा बीच में बोल पड़ता है। शुरू में जी को लैंगस डरा समा लगता है, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ जाता है कि उसकी घबराहट के नीचे हिम्मत छुपी हुई है। जीक भी अपना परिचय देता है। जब हीरो परीक्षा को लेकर अपनी चिंता बताता है कि उसे कंटेंट का कोई आइडिया नहीं है, तो लैंगस चौंक जाता है। बात आगे बढ़ती उससे पहले ही ओल्ड स्केल विलेज का रेटिन लैंगस को आवाज देता है और उसे तंग करना शुरू कर देता है। वह ताना मारते हुए चिल्लाता है कि लैंगस को घर पर ही रहना चाहिए था, क्योंकि उस जैसा इंसान कभी भी अकेडमी में दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि उसका पिता सिर्फ एक मॉक ड्रैगन था। ड्रैगन फैमिली एक सख्त हायरार्की को फॉलो करती है जो एक पूर्ण मैनेजर ने बनाई थी। कमजोर ड्रैगन को रूकी कहा जाता है, युवा ड्रैगन को कॉमन सोल्जर कहते हैं, वयस्क ड्रैगन कैप्टन क्लास में आते हैं और बुजुर्ग ड्रैगन सबसे ऊंचे रैंक पर एल्डर या एग्जीक्यूटिव होते हैं। सबसे नीचे होते हैं मॉक ड्रैगन, जो ड्रैगन नेस्ट में घुसने में नाकाम रहे या ग्रेजुएट नहीं कर पाए। इन लोगों को नकली कहा जाता है, लेकिन लैंगस अपने परिवार से मॉक ड्रैगन का टैग हटाना चाहता है। हीरो अपने दोस्त के पक्ष में बोलता है कि कम से कम उसे कोशिश करने का मौका तो मिलना चाहिए। ये बात पुलिस को और गुस्सा दिला देती है और वे गरीब लोगों के बारे में और बुरा बोलने लगते हैं, लेकिन जीक अपने नए दोस्त का बचाव करता रहता है। थोड़ी देर बाद एडल्ट ड्रैगन एग्जामिनर घोषणा करता है कि परीक्षा अब शुरू होगी, जिसमें सभी आवेदकों को रजिस्ट्रेशन के बाद नंबर टैग लेना होगा और अनुशासन में दूसरे गेट पर जाना होगा। लैंगस हीरो को सुझाव देता है कि अगर उसे परीक्षा पर भरोसा नहीं है या काबिलियत की कमी है तो वो पीछे हट जाए, लेकिन कंटेंट न जानने के बावजूद वो पूरी तरह कॉन्फिडेंट रहता है। पहला टेस्ट चट्टान को खरोंचना है और जो ऐसा कर पाएगा वो परीक्षा पास कर लेगा। दिए गए हथियार इस्तेमाल किए जा सकते हैं या कोई नंगे हाथ भी जा सकता है। छात्रों को 3 मौके मिलते हैं। जी को ये टेस्ट हद से ज्यादा आसान लगता है, जो उसके दोस्त को चौंका देता है, क्योंकि उसे लगा था कि परीक्षा बहुत डरावनी होगी। टेस्ट शुरू होता है और लैंगस घबराने लगता है, जबकि हमारा लड़का शांत बैठा रहता है। परीक्षा में इस्तेमाल की गई चट्टान में रीजनरेटिव प्रॉपर्टी होती है, जो किसी भी हल्के नुकसान को तुरंत ठीक कर देती है। इसके अलावा सिर्फ ताकत से किया गया कोई भी हमला सैकड़ों गुना असर के साथ वापस पलट दिया जाता है। लैंगस समझाता है कि घूंसा मारते वक्त शरीर में ईथर स्रोत क्षति का सही सर्कुलेशन बहुत जरूरी होता है, तभी खरोंच लगती है। हीरो समझ जाता है कि ये टेस्ट मार्शल स्किल से ज्यादा ईथर स्रोत क्षति के कंट्रोल पर है। ज्यादातर स्टूडेंट्स परीक्षा पास कर सकते हैं, पुलिस भी उनमें शामिल है। वहाँ लगातार स्टूडेंट्स डिस्क्वालीफाई होते जा रहे होते हैं। आखिरकार हीरो की बारी आती है और वो कोई भी हथियार लेने से मना कर देता है। वे उससे पूछते हैं कि क्या वो वाकई नंगे हाथों से जाएगा, जिस पर वो हामी भर देता है। सब उसके बारे में बातें करने लगते हैं, सोचते हैं कि वो जरूर फेल हो जाएगा, जबकि लैंगस उसके लिए परेशान होता है। जैसे ही टेस्ट शुरू होता है, हीरो ध्यान से उस पत्थर का विश्लेषण करता है। वो समझ जाता है कि ये चट्टान 1000 साल से भी पहले बनी होगी, क्योंकि उसने ऐसा खनिज पहले कभी नहीं देखा था। तभी वो अपनी मुट्ठी उठाता है और पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए अपने ड्रैगन स्लेयर कॉम्बैट टेक्निक फॉर्म से उस रीजनरेशन स्टोन को तोड़ देता है और परीक्षा पास कर लेता है। भीड़ अचानक शांत हो जाती है, क्योंकि नतीजा उनकी उम्मीद से बिल्कुल अलग होता है। लैंगस खुशी और हैरानी से भर जाता है। पास खड़ा एग्जामिनर आंखें सिकोड़ लेता है, सोचते हुए कि कहीं हीरो किसी ताकतवर घराने का नाजायज बच्चा तो नहीं। आखिरकार सिर्फ 4 या 5 स्टार रैंक के योद्धा ही ऐसा कारनामा कर सकते थे। इनाम के तौर पर हीरो को एक हरा पोशन दिया जाता है। हालांकि उसे इसकी अहमियत समझ नहीं आती। बाद में लैंगस उसे बताता है कि उसे नॉर्मल ग्रेड का हीलिंग पोशन मिला है। जीक सोचता है कि क्या ये एलिक्सिर हो सकता है, जो बेहद दुर्लभ सामग्री से बना पोशन होता है। इसमें खास जड़ी बूटियां होती है, जिनमें शुद्ध एलिक्सिर कोर होता है और जो दिव्य और फैंटम बीस्ट से आती है, जिन्हें पाना बहुत मुश्किल है। ये पोशन पुरानी चोटों और नई जख्मों दोनों को ठीक करता है और ईथर को जबरदस्त तरीके
से बढ़ा देता है। इसके दुर्लभ इंग्रेडिएंट्स की वजह से इसे रिफाइन करना बेहद कठिन है और ये बाजार में लगभग कभी नहीं मिलता। लैंगस यह भी जोड़ता है कि हाउस ड्रैगन द्वारा बनाए गए पोषण आम दुकानों में बिकने वालों से काफी बेहतर होते हैं। हीरो हैरान रह जाता है जबकि उसका दोस्त उसकी तारीफ पर तारीफ करता रहता है। इसी के साथ बुलीज भी परीक्षा पास कर लेते हैं और अब लैंगस की बारी आती है। वो तलवार से पत्थर खरोंचने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। ये उसका आखिरी मौका होता है और बुलीज पहले ही उसे तंग करना शुरू कर देते हैं, कहते हुए कि आधे ड्रैगन से यही उम्मीद थी। तभी जीक उसे सलाह देता है कि तलवार की जगह भाला इस्तेमाल करे क्योंकि तलवार उसके लिए सही नहीं है और वह उससे एक भी निशान नहीं बना पा रहा था। सब लोग उसकी कमजोरी पर हंसने लगते हैं लेकिन हीरो अपने दोस्त को बचाता है और उससे हथियार बदलवाता है। लैंगस के पिता को कभी ड्रैगन नेस्ट में घुसने की इजाजत नहीं मिली थी और लोग उसे आधा ड्रैगन कहकर मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी और अपने बेटे को पाला। अब लैंगस सबको गलत साबित करना चाहता है लेकिन उसे भाले का सही इस्तेमाल समझ नहीं आता। जीक उसे सलाह देता है कि ज्यादा मत सोचो और सीधा भरोसा रखो। पहली बार भाला पकड़े हुए किसी इंसान के लिए रीजनरेशन स्टोन को नुकसान पहुंचाना नामुमकिन लगता है, लेकिन बिना कोशिश किए खुद को जज नहीं करना चाहिए। वे दोनों आज ही मिले हैं लेकिन जब हीरो लैंगस पर पूरा भरोसा करता है तो वह भी खुद पर भरोसा करना चाहता है। बिना एक सेकंड गवाए वो भाले को सीधा पत्थर में घुसा देता है और उसे लगता है जैसे ये शुरू से ही उसके शरीर का हिस्सा था। उनकी हैरानी की हद नहीं रहती जब वो सिर्फ पत्थर को खरोंचता ही नहीं बल्कि उसे आर पार छेद देता है। जीक बहुत ज्यादा प्रभावित होता है और उसके लिए जोर से चीयर करता है। इसी तरह वो परीक्षा पास कर लेता है जिस पर उसे खुद भी यकीन नहीं होता। खुशी के आंसू उसके चेहरे से बहने लगते हैं जबकि पुलिस पूरी तरह तनाव में आ जाते हैं। इसके साथ ही परीक्षा खत्म होती है और एंट्रेंस सेरेमनी शुरू होती है। जीक सोचता है कि क्या सिर्फ एक ही टेस्ट था, लेकिन उसका दोस्त समझाता है कि एंट्रेंस के बाद शायद एक और हो। ड्रैगन फैमिली का हेड उन्हें बधाई देने के लिए आता है। जीक हेड के उदास चेहरे पर टिप्पणी करता है जबकि लैंगस उसे चुप कराने की कोशिश करता है। वही जी की मुलाकात ड्रैगन फैमिली की मौजूदा फोर्स से होती है जिनमें कई 6 स्टार लेवल के लोग होते हैं जो एक ठीक ठाक ताकत लगती है। बाला एल्ड्रा फैमिली का हेड है जो करीब 8 स्टार लेवल का दिखता है। 1000 साल पहले पूरी दुनिया में इस लेवल के लोग मुश्किल से दर्जन भर ही थे। जी को अपने ही पिता से नफरत सी महसूस होती है। तभी लॉर्ड बाओजा के शब्द गूंजते हैं जो एल्ड्रैगन का मांस और खून बनने का सुझाव देते हैं। उसकी आभा इतनी जबरदस्त होती है कि स्टूडेंट्स को सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। हर कोई उसके दबाव से कुचल सा जाता है। हीरो समझ जाता है कि वो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। तभी एक बुजुर्ग ड्रैगन लॉर्ड के उदार शब्दों की तारीफ करता है, कहते हुए कि ये सब सिर्फ शब्दों का फर्क है और माहौल बदलते ही सबको राहत महसूस होती है। थोड़ी ही देर में एक योद्धा आकर बताता है कि अब डॉर्मेट्री असाइनमेंट्स घोषित किए जाएंगे और जिनका नाम पुकारा जाए उन्हें तुरंत आगे बढ़ना होगा। जी को जिज्ञासा होती है कि क्या वे सब एक ही जगह नहीं जाएंगे, जिस पर उसका दोस्त समझाता है कि ड्रैगन नेस्ट में 4 डॉम होते हैं। जिन स्टूडेंट्स को इमारत में रहने की इजाजत मिलती है उन्हें 4 डॉम में बांटा जाता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। जी को ड्रैगन नेस्ट का ईस्ट डॉम मिलता है। वो अंदर घूमता रहता है, अपना कमरा ढूंढने में परेशान होता है और आखिरकार पहुंचकर अपने रूममेट को गर्मजोशी से अभिवादन करता है। हैरानी की बात ये होती है कि उसका नया रूममेट ली होता है और दोनों खुश नजर आते हैं। जी के पास आज के लिए कोई खास प्लान नहीं होता और उसका दोस्त बताता है कि ट्रेनिंग कल से शुरू होगी क्योंकि हीरो को इसकी जानकारी नहीं थी और वो अनाउंसमेंट पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। उसका दोस्त उसे डांट देता है। हीरो तो इस बोरिंग जगह को छोड़कर घूमने जाने का सोच रहा था, लेकिन रीजनरेशन स्टोन, हीलिंग पोशन और अलर्ट जैसी कई दिलचस्प चीजें उसके रास्ते में आ गई। इसलिए अब कुछ समय तक ड्रैगन हाउस में रुकना उसे बुरा नहीं लगता। अब 1 महीना बीत चुका है। एक ट्रेनिंग सेशन चल रहा है जिसमें ड्रैगन ब्रेथ सिखाई जाती है। ये तरीका ड्रैगन हाउस के 15वें हेड ने बनाया था। कुछ स्टूडेंट्स ने ये तकनीक पहले ही सीख ली है, जैसे लेडी लाइका जो 2nd स्टार जैसी लगती है, और फिर जीक है जिसके पास बेहद खास स्किल्स है लेकिन कोई औपचारिक ट्रेनिंग नहीं, जिससे ट्रेनर को शक होने लगता है कि क्या उसने हेड की ताकतें विरासत में पाई है। हीरो की ड्रैगन किंग ब्रेथ तकनीक बदलकर ड्रैगन ब्रेथ के रूप में आगे बढ़ाई गई थी। ये तकनीकें हवा से ईथर को शरीर में खींचने और उसे सर्कुलेट करने के तरीके हैं जो ईथर बढ़ाने में मदद करती है। ये कितनी असरदार होंगी ये इस्तेमाल करने वाले की काबिलियत पर निर्भर करता है। इसी वजह से हर नोबल हाउस अपनी खुद की स्टाइल बनाता है और तैयार तकनीकों को छुपा कर रखता है। लेकिन अगर ये तकनीक सिर्फ खड़े होकर ही काम करे तो हीरो के लिए बेकार है, क्योंकि उसकी पिछली ड्रैगन किंग ब्रेथ तकनीक उसे चलते हुए भी ईथर इस्तेमाल करने देती थी बिना सांस तोड़े, और उसका असर जबरदस्त था। लेकिन क्योंकि वह तकनीक बहुत मुश्किल थी तो बहुत कम लोग उसे विरासत में ले पाए। हीरो ने
ने उसे आसान बना दिया ताकि कोई भी इस्तेमाल कर सके और अपना कबीला मजबूत कर सके। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ये तकनीक उसके पुनर्जन्म के बाद भी जिंदा रहेगी और विकसित होगी। बाद में डिनर के दौरान जीक लैंगस को खाने को कहता है, वरना वो मजबूत नहीं हो पाएगा क्योंकि वो कमजोर है और उसे ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी। जब वो सोच रहा होता है कि कुछ लोग कितने अच्छे से ट्रेन है, तभी लाइका बीच में टोकती है और कहती है कि वो पहले कमाल का था। लैंगस बहुत घबरा जाता है और बताता है कि वो हेड की बेटी है। पूरी तरह बेपरवाह रहते हुए हमारा लड़का कह देता है कि वह भी हेड का बेटा है। वो उसके सवालों का लापरवाही से जवाब देता रहता है और साथ ही लैंगस को खाना खाने की सलाह देता है, न कि खाली घूरते रहने की। ये बात उसे और एक्साइटेड कर देती है और वह उसे अपना अधीनस्थ बनने का ऑफर देती है क्योंकि नाजायज बच्चा होने के कारण उसे सहयोगियों की जरूरत है। वह चाहती है कि वो उसे अगला हेड बनने में मदद करे और बदले में वो उसे बड़ा इनाम देगी। लेकिन वो शांति से इस ऑफर को ठुकरा देता है, यहाँ तक कि जब वह हेड के पोषण से उसे रिश्वत देने की कोशिश करती है तब भी वह मना कर देता है। लाइका अपनी ईथर को शरीर के बाहर प्रोजेक्ट कर सकती है जो उसकी उम्र में काफी प्रभावशाली है। वो सख्ती से लाइका को बताता है कि उसे हेड बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है और वह किसी की सेवा नहीं करेगा क्योंकि वह सबसे ताकतवर है। लाइका उसे लड़ाई का ऑफर देती है और सब लोग लड़ाई देखने के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंच जाते हैं। जीक समझ जाता है कि मामला गंभीर हो चुका है, जबकि लैंगस उसे बताता है कि वह सिर्फ लॉर्ड बाला की बेटी ही नहीं बल्कि उसके पीछे ब्लड के टाइफेन 4 महान घरानों में से एक एल ड्रैगन का समर्थन भी है। बाकी बच्चों की तरह वो भी एक जीनियस है और सिर्फ 7 साल की उम्र में उसने अपने हाउस की हर फॉर्म सीख ली है। दुर्भाग्य से ये बात हीरो के लिए नई होती है क्योंकि वह उसे सिर्फ हेड की बेटी मानकर जानता था, लेकिन फिर भी वो कॉन्फिडेंट दिखता है और चीजें न जानना उसे और ज्यादा उत्साहित कर देता है। हालांकि उसका दोस्त बार बार जोर देता रहता है कि वह टिक नहीं पाएगा। लेडी लाइका के सामने उसे कोई मौका नहीं मिलने वाला था। दोनों फाइटर्स पूरी तरह तैयार थे। जीक उससे पूछता है कि वो उसे लड़ने के लिए क्यों मजबूर कर रही है। वो बताती है कि वो उसे हराकर अगली हेड बनना चाहती है और उसे अपने नीचे सेवा करवाना चाहती है। जब हीरो अपनी ही फैमिली के बारे में अनजान सा लगता है तो लाइका पूछती है कि क्या ये इसलिए है क्योंकि वह वैध उत्तराधिकारी नहीं है और समझाती है कि उसके अलावा कुल 5 वारिस है जो अगला हेड बनने की होड़ में है और उन सब के शरीर में एल्ड्रैगन के 4 महान घरानों में से किसी न किसी का खून बहता है सिवाय उसके, और अपनी जगह पक्की करने के लिए वो उसे अभी हराना चाहती है। ये कहते ही वह अपनी भारी तलवार को ऐसे घुमाती है जैसे वो कुछ भी नहीं हो, लेकिन हीरो आराम से उस हमले से बच जाता है। उसके वार और तेज होते जाते हैं और सब समझ जाते हैं कि हेड का बच्चा होने का असली मतलब यही है। लाइका लगातार हमला करती रहती है जबकि जीक बिना कोई मेहनत दिखाए सब अटैक डॉज करता रहता है। लैंगस भी हैरान रह जाता है। हीरो उसके अनोखे फाइटिंग स्टाइल की तारीफ करता है, लेकिन वह लड़ाई जारी रखने को कहती है। वो भी वैसा ही करता है और एक घूंसा मारकर उसे नीचे गिरा देता है, सोचते हुए कि वो उस पर एक भी हिट क्यों नहीं लगा पा रही। इस पर हीरो साफ करता है कि वो उन ज्यादातर 1 स्टार लोगों से काफी तेज है जिनसे वो पहले मिला है, लेकिन आखिर में वो अभी भी सिर्फ 1 स्टार ही है। वो आगे समझाता है कि उसने उसकी सांसों, मसल्स की हलचल और आंखों की दिशा को देखकर उसकी मूवमेंट ट्रैक की, बाकी सब सिर्फ अनुभव था। लाइका हार मानने को तैयार नहीं होती और फिर से हमला करती है, लेकिन उल्टा खुद जोर से पटकी जाती है। जीक इस बात से प्रभावित होता है कि उसने उस वार को सहने के लिए अपने कोर में सच्ची स्रोत शक्ति इकट्ठा कर ली थी। जब लैंगस बीच में बोलने की कोशिश करता है तो जीक उसे पीछे रहने को कहता है। तभी लाइका 2 स्टार लेवल पर पहुंच जाती है जो उसकी आभा से साफ महसूस होता है। इस लेवल पर कोई भी व्यक्ति स्रोत शक्ति को शरीर के बाहर मार्शल आर्ट्स के रूप में प्रोजेक्ट कर सकता है और उस प्रोजेक्शन को आभा कहा जाता है। उसके मुताबिक उसे 2 स्टार तक पहुंचाने में हीरो की ही भूमिका है। अब वह दावा करती है कि उसके सामने उसका कोई मौका नहीं। ये कहते ही वह एक तेज और ताकतवर वार करती है जिसे हीरो पूरी तरह डॉज नहीं कर पाता। अब हीरो ट्रू थंडर स्पिरिट ग्रेट स्वॉर्ड आर्ट्स के एक अलग ही स्टाइल का सामना कर रहा होता है जो उसे और भी ज्यादा उत्साहित कर देता है। लाइका अपनी थंडर रेड टेक्निक और थंडर लाइट फ्लैश स्ट्राइक का इस्तेमाल करती है। शुरू में हीरो इसे एंजॉय करता दिखता है, लेकिन बाद में समझ जाता है कि उसका लेवल अब काफी ज्यादा है और इतनी बिजली उसकी मौजूदा हालत में संभालना मुश्किल होगा। सिर्फ 1 स्टार का फर्क दोनों के बीच इतना बड़ा अंतर पैदा कर देता है। उसकी मूवमेंट पहले जैसी ही सरल है, लेकिन जैसे ही वह 2 स्टार पर पहुंचती है, थंडर स्पिरिट ग्रेट स्वॉर्ड आर्ट्स उसकी ताकत में फट पड़ती है। वो पहले तेज थी, लेकिन अब और भी तेज है। और सबसे अजीब बात है, उसके शरीर के चारों तरफ बिजली का जाल जो 1000 साल पहले नामुमकिन था। हीरो पलटवार नहीं कर पाता क्योंकि वो उस क्षति को लेकर अभी अनिश्चित है। फिर भी हीरो ऐसी हालत में भी मुस्कुरा रहा होता है जिससे उसका विरोधी और चिढ़ जाता है। वो उस
पर और ज्यादा बिजली वाले हमले बरसाती रहती है। फिर भी हीरो अपने पैरों पर खड़ा रहता है। जैसे ही लिंक्सी जोर देती है, लाइका कहती है कि अगर वो हार मान ले और उसकी वफादारी की कसम खा ले तो वो लड़ाई रोक देगी, लेकिन हीरो मना कर देता है। तो वो ऐलान करती है कि अब वो लड़ाई खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करेगी। इसके साथ ही थंडर स्पिरिट की पहली सीक्रेट आर्ट टेक्निक हेवनली थंडर सामने आती है और हीरो बेबस होकर जमीन पर गिर जाता है। मैच खत्म घोषित कर दिया जाता है, लेकिन सबकी हैरानी के लिए जी फिर से खड़ा हो जाता है और एक इलेक्ट्रिकल स्ट्राइक मारता है, जिससे उसकी विरोधी चौंक जाती है। वह समझाता है कि वह जानबूझकर उसके वार झेल रहा था ताकि उन्हें समझ सके और किसी तरह वो उन्हें खुद भी इस्तेमाल कर पा रहा है। जब वह वे हमले झेल रहा था तब वह लगातार अपनी ड्रैगन किंग ब्रीदिंग टेक्निक इस्तेमाल कर रहा था, जो उसकी बिजली की ऊर्जा से रिएक्ट कर गई। उसके शरीर के अंदर बिजली बनने लगती है और बिना समझे ही वो उसे कंट्रोल करने लगता है। उसे इसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन उसके मुताबिक उसके पूरे कबीले की एक खास कॉन्स्टिट्यूशन है और दोनों तकनीकों को जोड़कर उसे एक बड़ा सबक मिला। इसके अलावा लाइका की वजह से वह भी 2 स्टार लेवल पर पहुंच चुका है और लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जी को लगता है कि वह उसके अंदर ताकत और इच्छा शक्ति के असाधारण गुण है और वह जल्द ही इसे पूरी तरह समझ लेगा। लैंगस हेड्स की असली ताकत देकर तनाव में आ जाता है और यहाँ तक कि बिजली जैसे वार भी हीरो तक पहुँच नहीं पा रहे। दोनों के बीच लड़ाई जारी रहती है और कुछ देर बाद हीरो इसे खत्म करने का फैसला करता है, एक नई तकनीक या एक खास फॉर्म बनाकर। जब उसकी विरोधी सोच में डूबी होती है, वह मौका देकर चार्ज लेता है और अपने स्पेशल फॉर्म ड्रैगन स्लेइंग आर्ट से एक वार करता है जो उसे पल भर में जमीन पर गिरा देता है। लड़ाई बेहद शानदार थी और लाइका अपनी हार पर यकीन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि अगली हेड बनने के लिए उसे अपने भाइयों से भी आगे निकलना था। हीरो मुस्कुराते हुए उसकी काबिलियत की तारीफ करता है। वो उसे आगे सीखते रहने के लिए प्रेरित भी करता है, क्योंकि यह आखिरी बार नहीं है और उसे उससे फिर लड़ना होगा। जी किसी और दिन लाइका को दोबारा लड़ाई का ऑफर देता है, जबकि वह उसे अजय इंसान मानने लगती है। कुछ घंटों बाद फिशर के अंदर लॉर्ड बालसा अपनी ड्रैगन कॉम्बैट आर्ट्स फर्स्ट फॉर्म का अभ्यास कर रहा होता है। तभी एक रिपोर्ट उसे रोकती है, जिसमें बताया जाता है कि उसकी बेटी 2 स्टार लेवल पर पहुंच गई है, जो उसकी उम्र में काफी हैरान करने वाली बात है और ग्रेजुएशन तक वो 4 या यहाँ तक कि 5 स्टार तक पहुंच सकती है। लेकिन लॉर्ड अब भी ज्यादा प्रभावित नहीं होता और आदेश देता है कि उसका समय बर्बाद न किया जाए और तब तक बात न की जाए जब तक वह अपनी काबिलियत खुद न दिखा दे। तभी सैनिक बताता है कि वो हाल ही में हारी है और उसे हराने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बेटा लॉर्ड जी था। बालसा समझ जाता है, क्योंकि उसकी माँ में भी लड़ाई की प्रतिभा थी, हालांकि वह उसके जन्म से पहले ही दुनिया छोड़ चुकी थी। इसलिए असली सवाल ये था कि जी को 2 स्टार को हराने लायक स्किल्स सिखाए किसने। लेकिन फिर बताया जाता है कि लॉर्ड जीक बिना किसी ट्रेनिंग के खुद इस लेवल तक पहुंचा है। इस हालात में लॉर्ड बालसा पहला ट्रायल शुरू करने का आदेश देता है, जो अभी के लिए बहुत जल्दी था, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स अभी फर्स्ट स्टार तक भी नहीं पहुंचे थे। लेकिन उसके मुताबिक ये हर किसी के लिए बराबर है, चाहे उन्होंने ट्रेनिंग की हो या नहीं। जो पहला ट्रायल झेल नहीं सकते उनका कोई भविष्य नहीं और वह उन्हें एलरेगोन के लायक नहीं मानता। वो फ्रेया को वापस बुलाने का आदेश देता है ताकि वह ट्रायल की निगरानी करे और हर चीज पर कड़ी नजर रखे। अगले दिन ड्रैगन कॉम्बैट आर्ट की सामान्य ट्रेनिंग चल रही होती है। हीरो इबुकी ड्रैगन ब्रेथ में महारत हासिल कर रहा होता है, जिसे 15वीं पीढ़ी ने डेवलप किया था और जिसे एक कॉम्बैट आर्ट कहा जाता है। असल में ये एक बॉडी एनहांसमेंट टेक्निक है जो इतनी अच्छे से बनाई गई है कि बच्चे भी आसानी से सीख सके। लैंगस उससे पूछता है कि वह ट्रेनिंग क्यों नहीं कर रहा, लेकिन हीरो बता देता है कि वो इसे पहले ही मास्टर कर चुका है। ये सुनकर लैंगस चौंक जाता है, क्योंकि ये तो कुछ घंटे पहले ही सिखाई गई थी। जीक उसे पीछे मुड़ने को कहता है और अपनी ऊर्जा ट्रांसफर करने के लिए एक चैनलिंग रूट बनाता है। उसका दोस्त काफी प्रभावित होता है और सोचता है कि ये ट्रेनिंग उसके लिए बोरिंग होगी, क्योंकि वो पहले ही लेडी लाइका को हरा चुका है। ड्रैगन स्लेयर कॉम्बैट टेक्निक की भयानक ताकत और लाइका से लड़ाई के बाद उसके अंदर बना स्पेशल फॉर्म बॉन्ड सब मिलकर उसे और भी अलग बना देते हैं। उसका मानना है कि इसका एक फाइनल फॉर्म भी है जो दिव्य ड्रैगन को भी मार गिरा सकता है। जीक ये सोचकर जिज्ञासु हो जाता है कि इन ड्रैगन तकनीकों को किस तरह संभाला जाए। चूंकि हीरो सारी ड्रैगन कॉम्बैट आर्ट्स मास्टर कर चुका है, वो वापस सामान्य फिजिकल ट्रेनिंग पर लौट आता है। तभी लैंगस उससे ट्रेनिंग देने की गुजारिश करता है, क्योंकि वह और मजबूत बनना चाहता है। हीरो मान जाता है, क्योंकि वो अपने दोस्त को सिखाने लायक समझता है। थोड़ी ही देर में लाइका भी उससे ट्रेनिंग की रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि जिस तरह से उसने उसे लड़ाई में पूरी तरह दबा दिया था, वो उसे और मजबूत बनने के लिए मोटिवेट कर देता है, ताकि वो अपने भाई को और हीरो को दोनों को चौंका सके। जीक उसकी ट्रेनिंग के लिए भी हाँ कर देता है, लेकिन पूछता है कि क्या वह ठीक है, क्योंकि उसकी चोटें तो उसे लगभग 1
महीने तक बिस्तर पर डाल सकती थी, लेकिन क्योंकि उसने हीलिंग पोशन इस्तेमाल किया है इसलिए चिंता की बात नहीं, वरना वह सच में 1 महीने तक उठ भी नहीं पाती। लाइका फिर से पूछती है कि क्या वो उसे ट्रेनिंग देने में ठीक है और क्या उसे खुद की ट्रेनिंग के लिए समय नहीं चाहिए। मुख्य किरदार दोनों युवा टैलेंट्स को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो जाता है। बाद में वो लाइका से पूछता है कि क्या वो उसी इंसान से ट्रेनिंग लेने में ठीक है जिसने उसे हराया था, लेकिन वह मजबूत बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार होती है और नेतृत्व पाने के लिए भी। हीरो उससे पूछता है कि वह इस पद के पीछे इतनी पागल क्यों है, जिस पर वह बताती है कि अगर वह नेतृत्व हासिल नहीं कर पाई तो उनके परिवार की परंपराओं के अनुसार उसे शादी करनी पड़ेगी। सबसे अच्छे हालात में उसकी शादी उसके किसी कजिन से होगी और सबसे बुरे हालात में किसी बिल्कुल अनजान इंसान से। ये सुनकर हीरो काफी परेशान हो जाता है और लोगों को पालन पोषण के सामान की तरह ट्रीट करने वालों के लिए उसकी नफरत और बढ़ जाती है। तभी एक घोषणा होती है जिसमें बताया जाता है कि एक नई इंस्ट्रक्टर आ रही है जो अपने व्यस्त शेड्यूल के बावजूद खुद उन्हें गाइड करने आई है। सभी को उनके प्रति आभारी रहने की सलाह दी जाती है। फ्रेया आगे बढ़ती है और लाइका की तेज रिफ्लेक्सेस, शार्प और बेदाग ऑरा को ध्यान से देखती है। फिर उनका परिचय कराया जाता है। फ्रेया विंकिक, ब्लैक ड्रैगन कॉर्प्स की सदस्य, वह सबको गर्मजोशी से अभिवादन करती है और जी को पहचान लेती है। उसकी बिना हैरानी वाली प्रतिक्रिया पर सवाल करती है। हीरो आत्मविश्वास से कहता है कि हैरान होने जैसा कुछ है ही नहीं और वह उसकी दिलचस्प स्किल्स की तारीफ करता है। ये सुनकर फ्रेया समझ जाती है कि हेड इस लड़के को लेकर इतना चिंतित क्यों था। हीरो उसकी मार्शल आर्ट्स में दिलचस्पी लेने लगता है क्योंकि उसके बूट से चलते समय एक भी आवाज नहीं आती। बाद में वह सबको अपना टेस्ट बताती है। हर स्टूडेंट को एक क्रिस्टल और दिया जाएगा और उन्हें जहरीले ड्रैगन माउंटेन पर पूरा 1 महीना बिताना होगा। ये जगह अनगिनत जहरीले जीवों का घर है और वहाँ की एक जहरीली घास को छूना भी तुरंत मौत ला सकता है। जीक अपने पिछले जीवन में यहाँ ट्रेनिंग कर चुका था। अगर किसी का और टूट गया या खो गया तो वह स्टूडेंट तुरंत डिस्क्वालीफाई होगा और शुरुआत में ही अकादमी से निकाल दिया जाएगा। वो उन्हें सलाह देती है कि ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक से अपनी सांसों को कंट्रोल करें और जब तक ऑर्ब सुरक्षित है वे ठीक रहेंगे। जहाँ तक मॉन्स्टर्स की बात है तो या तो उन्हें मारो वरना 1 महीने जिंदा रहने के लिए खाना भी नहीं मिलेगा। स्टूडेंट्स के पास अब भी 5 दिन हैं जिनमें वे एल ड्रैगन फैमिली की कोई एक बेसिक मार्शल आर्ट सीख सकते हैं ताकि सर्वाइवल आसान हो सके। लेकिन जो इन 5 दिनों में ट्रेनिंग नहीं कर पाए उसकी जिम्मेदारी वो नहीं लेगी। कुछ बच्चे मासूमियत से पूछते हैं कि क्या खतरे में वो उनकी मदद करेंगी, लेकिन जैसा एल ड्रैगन फैमिली में होता है सिर्फ मजबूत ही जिंदा रहते हैं। जो जीत नहीं सकता वो बस मर जाएगा। ये सुनकर स्टूडेंट्स में दहशत फैल जाती है जबकि हीरो सोचता है कि क्या ये परिवार इतना बदल चुका है। तभी फ्रेया हर हथियार की मैनुअल बांट देती है। लैंगस अपना हथियार चुनने में झिझक रहा होता है तो जीक उसे भाला चुनने की सलाह देता है, वही जो उसने पहले टेस्ट में इस्तेमाल किया था। वो लाइका को भी कुल्हाड़ी चुनने की सलाह देता है जो उसकी कमजोरी को कवर करेगी। इसके बाद फ्रेया सबको चेतावनी देती है कि ऐसे ट्रेनिंग करो जैसे जिंदगी उसी पर टिकी हो वरना सच में मर जाओगे। वो ये भी बताती है कि टेस्ट के दौरान सीनियर स्टूडेंट्स उनके ऑर्ब चुराने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये उनका भी टास्क है। हालांकि जंगल इतना बड़ा है कि आमतौर पर उनका आमना सामना कम ही होगा, फिर भी डर की एक लहर सभी में फैल जाती है। जीक उन्हें सलाह देता है कि अगर अकेले नहीं संभाल सकते तो टीम बना ले, जबकि वो खुद सोलो जाने का फैसला करता है। वो आराम से सबको ट्रेनिंग से पहले खाने का न्योता देता है। 5 दिन बाद आखिरकार टेस्ट का दिन आ जाता है। सभी जंगल में प्रवेश के लिए इकट्ठा होते हैं। लैंगस घबराते हुए कहता है कि वक्त आ गया है और लाइका सिर हिलाकर सहमति जताती है। वो खुद से सवाल करता है कि क्या वह सच में उसके साथ काम करने लायक है, क्योंकि ज्यादातर नोबल फैमिली से है और वह सिर्फ एक आम इंसान है। तभी उसके साथी पीछे से आते हैं और कहते हैं कि वह भी उनके ही लेवल का है। सेलिन आगे बढ़ती है और कहती है कि उसे भी यकीन नहीं हो रहा कि वे लाइका के साथ टीम बना रहे हैं। लाइका शांत स्वर में जवाब देती है कि इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है और याद दिलाती है कि सभी को उनकी काबिलियत के कारण चुना गया है। लैंगस अपनी रॉड को मजबूती से पकड़ता है और पूरा दम लगाने की कसम खाता है। रेमंड भी उसकी उम्मीदों पर खरा उतरने का वादा करता है। लाइका मुस्कुराती है और उन पर भरोसा जताती है। फिर वह जी की तरफ मुड़कर पूछती है कि क्या वह सच में अकेले जाने को लेकर पक्का है। जी आत्मविश्वास से सिर हिला देता है जबकि बाकी लोग और ज्यादा घबरा जाते हैं। लाइका मानती है कि वो भी नर्वस है, लेकिन जी भौं उठाकर कहता है कि यहाँ मौजूद हर कोई काफी टैलेंटेड है। वो उससे दोबारा पूछती है तो वह कहता है कि वह और उसकी टीम सब तेज दिमाग वाले हैं और उनका टेस्ट आसान रहेगा। जब लैंगस बुदबुदाता है कि जीक हमेशा कॉन्फिडेंट रहता है, तभी नई इंस्ट्रक्टर आगे बढ़ती है और सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। वह सबको ध्यान से देखती है, वो उन्हें ध्यान से देखती है और उनके ग्रुप फॉर्मेशन
ट्रांसफॉर्मेशन की तारीफ करती है, कहती है कि टीम वर्क ही उनकी जिंदगी बचाएगा। वो उनके क्रिस्टल ऑर्ब मांगती है और समझाती है कि 1 महीने के पॉइजन माउंटेन ट्रायल तक हर किसी को अपना ऑर्ब खुद बचाना होगा, क्योंकि सभी ऑर्ब एक जैसे ही हैं। जीक सोचता है कि अगर कोई ऑर्ब खो जाए तो क्या बदला जा सकता है। फ्रेया आगे बताती है कि पहाड़ पर सीनियर स्टूडेंट्स मिलेंगे जो उनके ऑर्ब छीनने की कोशिश करेंगे। एक स्टूडेंट पूछता है कि क्या सब 1 स्टार लेवल तक पहुँचे हैं, जबकि दूसरा कहता है कि टास्क तो आसान लग रहा है। फ्रेया उन्हें आदेश देती है कि टेस्ट शुरू करो। सब दौड़ते हुए पहाड़ की ओर बढ़ते हैं। लाइका जी की तरफ मुड़कर कहती है कि वह एग्जाम के बाद मिलेगी, फिर अपने ग्रुप को आगे बढ़ने का आदेश देती है। जीक शांति से हाथ हिलाता है और फ्रेया पूछती है कि क्या वो नर्वस नहीं है। वो हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि सब ठीक है और आगे बढ़ जाता है, जबकि वह चुपचाप उसे देखती रहती है। चांदनी खेलते ही पास खड़ा एक अफसर पूछता है कि क्या ये टेस्ट बच्चों के लिए ज्यादा कठोर नहीं है। दूसरा अफसर सहमति जताता है और कहता है कि उनके पास अभी कॉम्बैट एक्सपीरियंस कम है और सोचता है कि कितने सच में टिक पाएंगे। फ्रेया भरोसा दिलाती है कि पहाड़ के मॉन्स्टर्स इतने मजबूत नहीं है और टीम वर्क उन्हें जिंदा रखेगा। अफसर सिर हिलाता है और फ्रेया कुछ बुदबुदाती है किसी चीज को रिलीज करने के बारे में। वह तसल्ली चाहता है, लेकिन वह उसे हल्के में टाल देती है और दूसरे ग्रुप को जंगल में भेजने का आदेश देती है। जैसे ही टीम आगे बढ़ती है और एक अकेले स्टूडेंट को देखती है, एक आर्चर तुरंत तीर चलाता है, लेकिन जीक आसानी से उसे पकड़ लेता है और मुस्कुरा देता है। वे हैरानी में पड़ जाते हैं और आपस में फुसफुसाने लगते हैं, लेकिन रिएक्ट करने से पहले ही वो आगे बढ़ता है और इशारा करता है कि असली खेल शुरू हो चुका है। सेलिन पूरी ताकत से मॉन्स्टर्स को कुचलती है, तभी पीछे से एक और जीव हमला करता है, लेकिन रेमंड ढाल उठाकर उसे वहीं गिरा देता है। लैंगिस भाले के साथ आगे बढ़ता है और एक और मॉन्स्टर को सीधे भेद देता है। लाइका उनकी तारीफ करती है और जब वे उसकी तरफ देखते हैं तो उनकी आंखें फैल जाती हैं, क्योंकि उसके चारों तरफ मरे हुए फ्रॉग मॉन्स्टर्स का ढेर होता है। वे कहते हैं कि उसने अकेले ही बहुत ज्यादा साफ कर दिया। वो हल्की हंसी के साथ कहती है कि 2 स्टार लेवल काफी मदद करता है। वो जोड़ती है कि पिछले हफ्ते में दोनों को 1 स्टार मिल चुका है। लैंग सिर झुका लेता है, लेकिन बाकी उसे हौसला देते हैं कि उसका स्टार जल्द आ जाएगा। लाइका भी मानती है और कहती है कि बिना स्टार के फ्रॉग मॉन्स्टर हराना छोटी बात नहीं है, खासकर जी के साथ ट्रेनिंग के बाद उसकी भाले की तकनीक बिल्कुल बेदाग है। फिर वो आदेश देती है कि रात होने से पहले बेस की ओर लौटो। जैसे ही वे बेस के पास पहुंचते हैं, लाइका रुक जाती है क्योंकि सामने एक सीनियर स्टूडेंट खड़ा होता है। वह मुस्कुराता है और लाइका पूछती है कि क्या वो उनके ऑर्ब चुराने आया है। ग्रुप सतर्क हो जाता है और रेमंड अपनी ढाल उठाता है। सीनियर सिर हिलाता है और कहता है कि टेस्ट का मकसद ही ऑर्ब चुराना है और उसे उम्मीद नहीं थी कि पहले ही उनका बेस मिल जाएगा। लाइका उसे चेतावनी देती है कि भाग जाए, वरना वे उसे मार देंगे, क्योंकि वह अकेले उनका सामना नहीं कर सकता। लेकिन तभी पीछे से 3 और सीनियर आ जाते हैं। लीडर अपनी तलवार निकालकर उस पर वार करता है और सरेंडर करने का आदेश देता है। वो वार बचा लेती है और बाकी आगे बढ़ते हैं। रेमंड ढाल संभालता है, सेलिन ताकत से लड़ती है और लैंगिस किसी तरह टिके रहने की कोशिश करता है। जब विरोधी उससे क्रिस्टल मांगता है तो लैंगिस को जी की सलाह याद आती है। जब उसने पूछा था कि ताकतवर दुश्मन से कैसे लड़े, जीक ने कहा था कि 3 या उससे ज्यादा सीनियर्स को वो सीधे नहीं हरा सकता, लेकिन फिर भी एक तरीका है। लैंगिस ने पूछा था और जीक मुस्कुराकर बोला था कि एक ओपनिंग का फायदा उठाओ। लैंगिस ने पूछा था कि ओपनिंग कैसे मिलेगी, तो जीक ने कहा था टिके रहो, सहन करो जब तक दुश्मन खुद गलती न करे। कमजोर खुद से ओपनिंग नहीं बना सकता। लैंगिस ने मुठिया भींचकर पूछा था कि क्या वह इतनी देर टिक पाएगा। जीक ने समझाया था कि सहन शक्ति ही असल जीत है और धैर्य से मजबूत को हराना सिर्फ ताकत से ज्यादा बड़ा होता है। हालांकि लाइका शायद इस नियम से अलग है। जीक ने उसे याद दिलाया था कि पहले खुद पर भरोसा करो, ज्यादा मत सोचो, बस इंतजार करो और मौका मिलते ही वार करो। अब लैंगिस दांत भींचकर अपनी जगह डटा रहता है और जैसे ही दुश्मन एक पल के लिए गार्ड ढीली करता है, वो आगे बढ़ता है और भाला सीधे उसके आर पार कर देता है। उधर लाइका अपने विरोधी से लड़ती रहती है। सीनियर पूरा जोर लगाता है, लेकिन जल्दी समझ जाता है कि उसकी ताकत उससे कहीं ज्यादा है। भले ही दोनों 2 स्टार हो, हालांकि दोनों 2 स्टार है, लेकिन लाइका जानती है कि ये सब जी की सलाह की वजह से है और वह एक निर्णायक वार में लड़ाई खत्म कर देती है। वो दौड़कर अपनी टीम के पास जाती है और पूछती है कि सब ठीक है या नहीं। सब खुशी से चिल्लाते हैं और सेलिनी लैंगस को 1 स्टार पहुंचने पर बधाई देती है, जबकि वो अब भी यकीन नहीं कर पा रहा होता। लाइका मुस्कुराती है और कहती है कि अब जब सबके पास स्टार है तो वे एग्जाम में जिंदा रह पाएंगे और सोचती है कि आखिर जीक इस वक्त क्या कर रहा होगा। दूर से आखिरी ग्रुप की एक लड़की कांपती हुई दौड़ती है और चिल्लाती है कि वो आखिर किस तरह का मॉन्स्टर है। उसके आसपास बाकी स्टूडेंट्स की लाशें पड़ी होती हैं और जीक उनके
बीच खड़ा होता है। ऊपरी क्लास के स्टूडेंट्स अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाते हुए भाग रहे होते हैं। उन्हें एक असली मॉन्स्टर मिल गया था जो आराम से उन्हें साफ कर रहा था। उधर हमारा लड़का बिल्कुल चिल कर रहा होता है और उन्हें कायर कहता है जो भाग रहे हैं, भाई ने तो सीधा मैं यहाँ तुम में फंसा नहीं हूँ, तुम लोग मुझ में फंसे हो वाला सीन कर दिया। बच्चे उसैन बोल्ट से भी तेज भाग रहे हैं सिर्फ एक फर्स्ट ईयर से बचने के लिए। असल में उन्हें उसे शिकार करना था लेकिन बाजी पूरी तरह पलट चुकी थी। एक सीनियर फिसल कर गिर जाता है। पूरा सीन हॉरर मूवी जैसा हो जाता है जब वह देखता है कि जी ठंडे अंदाज में उसे खड़े होने और कम से कम लड़ने की कोशिश करने को कहता है। उसकी सुनहरी आंखें सीधे उसकी आत्मा में घूरती है और वह अपनी जिंदगी के हर फैसले पर पछताने लगता है। हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो डर के मारे बेहोश हो जाता है। और सच में बैटमैन की घूर भी शायद ऐसी ही लती होगी। जी को थोड़ा निराशा होती है कि ग्रू को तोड़ना इतना आसान था, जबकि शुरुआत में वे खुद को बहुत सिग्मा और टफ समझ रहे थे। तभी जी को कहीं से किसी के देखने का एहसास होता है। वो उसे बाहर आने को कहता है। जब सामने वाला नहीं निकलता तो जीक समझ लेता है कि वह कोई नियम नहीं तोड़ रहा और जो चाहे कर सकता है। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि उसे देखने वाला एक अपर ड्रैगन कैप्टन था। वो हैरान रह जाता है कि एक फर्स्ट ईयर ने सीनियर्स को बुरी तरह हरा दिया और वही बच्चा उसे भी स्पाई करने पर पकड़ लेता है। दिलचस्पी लेते हुए कैप्टन इस बात की रिपोर्ट अपने लीडर को देने का फैसला करता है। वो वापस लाल बालों वाली खूबसूरत औरत के पास जाता है जो उससे मिशन रिपोर्ट मांगती है। उसके लोग बताते हैं कि एक हफ्ते में 32% बच्चे टेस्ट से बाहर हो चुके हैं, लेकिन जो बचे हैं तेजी से पर्यावरण में ढल रहे हैं। मतलब अब नंबर ज्यादा नहीं गिरेंगे। लेकिन जैसे ही वह अपर क्लासमैन की हालत पूछती है तो उसके लोग हिचकिचा जाते हैं। वही आदमी जिसने सब देखा था बताता है कि सीनियर्स जान बचाकर भाग रहे हैं। इंस्ट्रक्टर पूरी तरह शॉक में आ जाती है। ये बात अजीब लगती है क्योंकि वहाँ कोई ऐसा मॉन्स्टर नहीं था जो सीनियर्स को मार सके। तो सवाल ये है वे भाग क्यों रहे हैं? वो आदमी सिर्फ एक नाम बोलता है, जीक। वो अब आपदा बन चुका है, सीनियर्स का अंत, जो अकेले उन्हें कीड़ों की तरह शिकार कर रहा है। अब कोई भी उसके आसपास नहीं रहना चाहता। वह बिना रुके उन्हें काट रहा है और अब वही हंटर बन चुका है। ये स्थिति इतनी अजीब है कि उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। भले ही जी पैट्रियार का बेटा हो, फिर भी ये बच्चा पूरी तरह पागल है। वो सिर्फ प्रोडिजी नहीं बल्कि जनरेशन का टैलेंट है। अपने उम्र के हिसाब से एक असली मॉन्स्टर। इंस्ट्रक्टर को उनकी छोटी सी अजीब मुलाकात याद आती है। वो समझ जाती है कि शुरू से ही उसकी रणनीति अकेले चलने की थी क्योंकि उसे पता था कि वो तबाही मचा देगा। सीधी बात में उसने कभी शिकार बनने का सोचा ही नहीं। वह तो शिकार करने को एक्साइटेड था। जी की ये बात स्क्वाड के लोगों को हैरान कर देती है। तभी वे किसी चीज के आने का एहसास करते हैं। फ्रेया मजदूरों को वहीं उतारने का आदेश देती है और बाकी लोग पूछते हैं कि अब ये क्या नया करने वाली है। ये औरत लगातार एग्जाम की मुश्किलें बढ़ा रही थी और अब 3 स्टार लेवल का कोई मॉन्स्टर छोड़ने वाली थी, इतना ताकतवर कि सीनियर्स भी झेल न पाए। वो ठंडे अंदाज में कहती है कि उसने सब एडजस्टमेंट कर लिए हैं। सबसे पहले वो मॉन्स्टर सिर्फ 2 स्टार या उससे ऊपर वालों को टारगेट करेगा। मतलब बिना स्टार या 1 स्टार बच्चे सुरक्षित रहेंगे। लेकिन सवाल ये है कि वो ऐसा कर क्यों रही है? तभी फ्रेया बताती है कि ये सब सीधा आदेश है लॉर्ड एल्ड्रागन का, जो इस परिवार का हेड है। वो सच में इस एग्जाम के नतीजे को लेकर काफी उत्सुक है, खासकर उस तथाकथित मॉन्स्टर को लेकर जो जीक बन चुका है। वो सोचती है कि क्या ये बच्चा इस लेवल की चीज झेल पाएगा और अपने आदमियों को आदेश देती है कि सुबह होते ही उस क्रिएचर को रिलीज कर दिया जाए। सुबह होती है। लैंगिस और सेलिन तुरंत जमीन के कांपने को महसूस करते हैं। लेडी लाइका की तेज प्रवृत्ति उसे बता देती है कि कुछ आ रहा है और ये उन सीनियर्स से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है जिनसे वे लड़े थे। पहले लैंगिस सोचता है कि शायद कोई बहुत बड़ा मॉन्स्टर होगा, लेकिन लाइका अच्छे से जानती है कि जो भी आ रहा है वो बेहद डरावना है। जमीन का कंपन लगातार बढ़ता जाता है और स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं। लाइका तुरंत समझ जाती है कि उनके पीछे का पेड़ गिरने वाला है, तो वो जोर से सबको रास्ते से हटने के लिए चिल्लाती है। किस्मत से वो सेलिन को बचा लेती है और रेमंड लैंगिस को कवर कर लेता है जिससे किसी को चोट नहीं आती। अचानक पेड़ गिरने से सब हिल जाते हैं और लाइका अपने तलवार को कसकर पकड़ लेती है। खतरे का सामना करने के लिए जब लैंगिस और बाकी डर भरी आंखों से उस क्रिएचर को देखते हैं तो उनके सामने खड़ा होता है एक विशाल स्टोन गोलेम जिसे वे कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इस पहाड़ पर मिलेगा। सच में ये तो एग्जाम में आउट ऑफ सिलेबस सवाल आने जैसा है। उधर हमारा लड़का पूरी तरह अलग जगह पर है, मॉन्स्टर की लाशों और बेहोश सीनियर्स के ऊपर बैठा हुआ। ट्रू मनोआ फैंस को वो सीन जरूर याद आएगा जो आर्थर के साथ शुरुआत में हुआ था। वैसे भी ये बंदा पूरी तरह बोर हो चुका है। वो इतना ताकतवर है कि कोई उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा। पूरा एग्जाम का गोजो बना बैठा है। लेकिन तभी उसे दूर से एक डरावनी मौजूदगी का एहसास
एहसास होता है ये कोई साधारण मॉन्स्टर नहीं है, ये 2 क्लास लेवल से भी ऊपर की चीज है, जिससे वो सोचने लगता है कि क्या इंस्ट्रक्टर उसे कोई कोडेड मैसेज भेज रही है। फिर भी इतनी खतरनाक चीज को सिर्फ 2 स्टार बच्चों के खिलाफ छोड़ना काफी अजीब है। ऊपर से इंस्ट्रक्टर फ्रेया को एग्जाम की शुरुआत में ही इसके बारे में बताना चाहिए था, तभी उसे समझ आता है कि उस सैडिस्ट औरत ने इसे जानबूझकर छोड़ा है, जिससे वो उसके प्लान पर सोचने लगता है। लेकिन ये उसके बोरियत को दूर करने का परफेक्ट मौका भी है। मोटिवेट होकर वो अपनी लाशों के ढेर से कूदता है और उस 3 क्लास मॉन्स्टर को अपना नया टारगेट बना लेता है। हालांकि उसे वहां पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि जगह काफी दूर है। वापस गोलेम की तरफ सेलिन पत्थर के मॉन्स्टर पर तलवार से वार करती है और जैसा सोचा था उसके सख्त शरीर पर कोई असर नहीं पड़ता, उस पर एक खरोंच तक नहीं आती। लेकिन फिर भी रेमंड खुद को मेन कैरेक्टर समझकर अपनी ढाल से मारता है, फिर भी कोई निशान नहीं पड़ता। आखिरकार लेडी लाइका पूरा जेनित्सु मोड ऑन करती है और अपनी लाइटनिंग स्टाइल थंडर फ्लैश तकनीक चलाती है। वो अल्टीमेट मूव मुश्किल से उस क्रिएचर को थोड़ा सा चिप कर पाता है। इससे साफ हो जाता है कि सिर्फ ऑरा से भरे अटैक ही गोलेम की बाहरी परत को नुकसान पहुंचा सकते हैं, मतलब उसके लेवल से नीचे वाले यहाँ पूरी तरह बेकार है। लैंगिस उससे कोई प्लान पूछता है तो वो सबको हिम्मत देती है और अपनी पागल सी रणनीति बताती है। वो खुद डिकॉय बनेगी और मॉन्स्टर को भटकाएगी ताकि बाकी लोग भाग सके। कोई भी इस प्लान को मानना नहीं चाहता क्योंकि इसका मतलब है कि वो अकेली रह जाएगी। लेकिन लाइका सीधे कह देती है कि वे सब कमजोर एनपीसी हैं जो सिर्फ उसके रास्ते में आएंगे। वह इतना जोरदार ऑरा अटैक लगाकर भी बस थोड़ा सा डैमेज कर पाई, मतलब बाकी लोग नारुतो वाला पावर ऑफ फ्रेंडशिप यहाँ काम नहीं आने वाला। उसकी बात सही है और सच ये है कि वे इसे हरा नहीं सकते। रेमंड अपनी ढाल लेकर आगे आता है, कहता है कि वो उसे सपोर्ट करेगा ताकि वो पूरे अटैक लगा सके। लाइका को ये काफी लापरवाह कदम लगता है, लेकिन लैंगिस और सेलिन भी तैयार हो जाते हैं सपोर्ट करने के लिए। बस शर्त ये है कि वो किसी तरह का डैमेज कर पाए। दोस्ती की ताकत आखिर उसे मना लेती है और वह सबको कवर देने का आदेश देती है, जबकि वह खुद तैयारी करती है। लेडी लाइका अपना अटैक चार्ज करती है और गड़गड़ाते ऑरा के साथ उनके पास से ब्लिट्ज करती है। गोलेम तुरंत रिएक्ट करता है और उसे जमीन में पटकने जाता है, लेकिन रेमंड वहाँ मौजूद होता है और उस वार का वजन रोक लेता है। फिर भी सिर्फ एक वार रोकने में ही उसका शरीर सुन्न हो जाता है। वो कुछ पल के लिए पीछे हटा है और लैंगिस व सेलिन लगातार हमलों से गोलेम को भटकाने लगते हैं। इससे मेन अटैकर लाइका को मौका मिलता है कि वह पीछे से कूदकर एरियल स्लैश मारे। अपनी तकनीक एक्टिवेट करते हुए अ थंडर स्पिरिट ग्रेट स्वॉर्ड आर्ट्स वो उस दानव पर डिवाइन थंडर से जोरदार प्रहार करती है और आसमान में बिजली की लकीरें छूट जाती है। अटैक खत्म होते ही मॉन्स्टर कहीं नजर नहीं आता। लैंगस तुरंत उसकी मदद के लिए आता है क्योंकि लाइका लड़खड़ाती हुई खोई सी लगती है। उसने अपनी सारी एनर्जी उस आखिरी ट्रम्प कार्ड को एक्टिवेट करने में खर्च कर दी थी, लेकिन कम से कम वे मॉन्स्टर को खत्म करने में सफल रहे। इसलिए वो खुश है कि रेमंड और बाकी सब ठीक है, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी साबित होती है। अचानक धुएं के बीच से गोलेम बाहर निकलता है और बिना किसी सुरक्षा वाली लाइका की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। आखिरकार मॉन्स्टर उसे अपने शिकंजे में पकड़ लेता है। जब उसके दोस्त मदद करने में बिल्कुल बेबस होते हैं तो उसे समझ आ जाता है कि किल कंफर्म किए बिना उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। सेलिन इस बात से काम जाती है कि इतने बड़े अटैक के बाद भी मॉन्स्टर पूरी तरह ठीक है, मानो उस पर मिनी न्यूक भी असर नहीं किया हो। लैंगस हीरो बनने की कोशिश करता है और अपनी भाले के साथ उसकी मदद के लिए चार्ज करता है, लेकिन गोलेम आसानी से लाइका को और दूर फेंक देता है, जिससे लैंगस घबराकर चिल्ला उठता है। तभी अचानक आसमान से एक विशाल पेड़ फेंका जाता है जो घूमता हुआ सीधे गोलेम की तरफ आता है। पेड़ के वजन से मॉन्स्टर जोर से कुचल जाता है और उसी पल लाइका भी आजाद हो जाती है। लैंगस और उसकी टीम उसे तुरंत खतरनाक इलाके से बाहर ले जाती है बिना ये जाने कि अभी हुआ क्या था। जीक अपनी खास एंट्री के साथ वहाँ पहुँचता है और सारा मजा ज्वाइन कर लेता है। उसे अपने दोस्तों की जरा भी चिंता नहीं है और वह अपने अगले शिकार की मौत को लेकर बेहद एक्साइटेड है। ये सब होने से पहले वह दूर से ही लाइका का जबरदस्त आखिरी अटैक देख चुका था। उसे पता था कि उसका ग्रुप मॉन्स्टर को हराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह वक्त पर पहुंचने में काफी लिमिटेड था। अपने प्राइम कोबे ब्रायंट एरा में वो पागल स्पीड के साथ सीधे टेलीपोर्ट कर जाता। हालांकि लाइका का ग्रुप काफी अच्छा है, लेकिन वे 3 स्टार मॉन्स्टर को हरा नहीं सकते। ये उनके लिए जीत की नहीं, सिर्फ सर्वाइवल की गेम है, एक काउंटडाउन जब तक वे पूरी तरह मिट न जाए। ये जानते हुए कि वह तेज नहीं पहुंच पाएगा, हमारे लड़के ने कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। वो अपने उंगलियां एक पेड़ के दिल में धंसाता है और उसे सीधे जमीन से उखाड़ लेता है, एक बच्चे के लिए पागलपन वाली ताकत दिखाते हुए। फिर ये बच्चा उस पेड़ को भगवान जाने कहा उछाल देता है, उम्मीद करता है कि वह एक बैलिस्टिक मिसाइल बनकर मॉन्स्टर को लगे। जी
को अभी जो उसने किया उस पर काफी अच्छा लगता है, क्योंकि ये पेड़ फेंकने की तकनीक असल में काफी गहरी चीज है। वो बात करता है ड्रैगन नर्चरिंग आर्ट्स की। एल ड्रैगन कॉम्बैट मैनुअल एग्जाम से पहले स्टूडेंट्स को दिया जाता है। ये एक साधारण टेक्निक बुकलेट है और कोई पूरी तरह स्टाइल नहीं, बल्कि ताकत को ज्यादा एफिशिएंट बनाने की एक गाइड है। अच्छी बात यह है कि ये जी के काम आ गई, क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी में वह लॉन्ग रेंज अटैक्स का फायदा उठाता था, एक लीडर की तरह। खैर, पेड़ फेंकने के बाद भाई फिर से दौड़ने लगता है। मौजूदा वक्त में वो अपने दोस्तों को ग्रीट करता है, जो उसे देकर हके बके रह जाते हैं। लैंगस उसे याद दिलाता है कि खतरनाक गोलेम यहाँ आकर सबको मार देगा, लेकिन भागने की जगह भाई को एक ताकतवर मॉन्स्टर से लड़ने में मजा आता है। दिलचस्प बात यह है कि उसकी मौजूदगी तो है, लेकिन उस क्रिएचर में कोई लाइफ फोर्स महसूस नहीं होती जब वह आराम से बात कर रहा होता है। 3 स्टार दानव एक जबरदस्त पंच उसकी तरफ मारता है। वह पंच सीधे जी पर लगता है, लेकिन असली ट्विस्ट ये है, ये बच्चा उसे एक ही हथेली से पकड़ लेता है। अपनी जीनियस बैटल आईक्यू की वजह से वो तुरंत समझ जाता है कि नॉर्मल अटैक से मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं होगा, और हालांकि वो ऑरा से इसे आसानी से मिटा सकता है। वो अभी इतनी जल्दी सब खत्म नहीं करना चाहता। लाइका उसे देखती रहती है कैसे वो उसी मॉन्स्टर के साथ खिलवाड़ कर रहा है जिसने उन्हें पसीना छुड़ा दिया था। इधर गोलेम दोनों हाथों से उसे कुचलने की कोशिश करता है, जिससे जीक उसकी हैरान करने वाली स्पीड पर ध्यान देता है। इतने बड़े साइज के बावजूद वह उस वार को सफलतापूर्वक रोक लेता है। हालांकि उसे थोड़ी सी असहजता महसूस होती है। जीक अपने दोस्तों से कहता है कि लड़ाई से दूर रहें, क्योंकि उन्हें चोट लग सकती है, और वे सब इलाके से भाग जाते हैं। अब जब उसे पूरी ताकत से जाने की चिंता नहीं रहती, जीक अपना वजन बदलता है और अपने से 10 गुना बड़े मॉन्स्टर को उछाल देता है। फिर भी उसे उसकी सख्त शेल का ध्यान रखना पड़ता है, और वह सोचता है कि क्या गोलेम अंदर से भी उतना ही मजबूत है। अपनी थ्योरी टेस्ट करने के लिए वो एक पंच पावर अप करता है और जलते हुए वेग से उसे गोलेम के शरीर पर ठोक देता है। ये मूव ड्रैगन डिस्ट्रॉयर कॉम्बैट आर्ट्स के फॉर्म 1 से है, जिसे वो सेकंड स्टाइल बस्ट के साथ कंबाइन करता है। गोलेम के अंदरूनी हिस्से को पूरी तरह पल्वराइज कर देता है। उसकी टेक्निक का बर्स्ट एस्पेक्ट सिर्फ शेल तोड़ने पर फोकस नहीं करता, बल्कि क्रिएचर को अंदर से कुचल देता है, और बस ऐसे ही एक ही मूव में भाई उस क्रिएचर को वन शॉट कर देता है और इस एक्सपीरियंस से थोड़ा बहुत मजा भी ले लेता है। एग्जाम खत्म होने के 1 महीने बाद हम पहुंचते हैं एल ड्रैगन फैमिली के मेन एस्टेट पर। यहाँ जी को समन किया जाता है, जो उसे काफी इरिटेट करता है। वो पिछले एग्जाम के नतीजों के बारे में सोचता है, जहाँ गोलेम इंसिडेंट के बाद कुछ खास नहीं हुआ। जी की 7 साल की क्लास के मेंबर्स 70% तक ड्रॉप हो गए, लेकिन जो बचे वे मौत से परिचित हो गए और आखिरकार 1 स्टार लेवल अचीव कर लिया। टेस्ट खत्म होने के थोड़ी देर बाद ही जी को जबरदस्ती पैट्रियार्क यानी उसके पिता से मिलने के लिए बुलाया गया। हॉल से गुजरते हुए वह खुद से बड़बड़ाता है, जबकि फ्रेया उसके बेवकूफ दिमाग को याद दिलाती है कि पैट्रियार्क को पूरा सम्मान देना। वो लंबा लेक्चर देती है कि उसने एग्जाम में कैसा बिहेव किया और कैसे उसने खुद का विनाश लिख दिया है, लेकिन हमारा लड़का समझ ही नहीं पाता कि वो कहना क्या चाहती है। उसने कुछ भी गलत नहीं किया। फ्रेया उस पर चिल्लाती है कि उसने अपर क्लासमैन का पूरा टेस्ट तबाह कर दिया, उन पर हमला किया और उन्हें हंट करता रहा, जबकि इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। इसी वजह से एक भी अपर क्लासमैन अपने पर्सनल टेस्ट के लिए एक और तक हासिल नहीं कर पाया। उन्हें दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। इतनी बुरी तरह उसने उन्हें खत्म कर दिया। फ्रेया उसकी हरकतों से बेहद फ्रस्ट्रेट है और उससे भीख मांगती है कि हेड से मिलने से पहले अपना टोन ठीक कर ले। आखिरकार दोनों पैट्रियार्क के दरवाजे तक पहुंचते हैं। वो बार बार उसे नीचा रहने और शांत रहने को इसलिए कह रही है, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह सच में अस्तित्व से मिटा दिया जाएगा। लॉर्ड एल ड्रैगन एक बेरहम इंसान है, जिसे बच्चों की जरा भी परवाह नहीं। फ्रेया नहीं चाहती कि जी को ऐसे ही काट दिया जाए। ये सुनकर हमारा लड़का भी थोड़ा डर जाता है। चैम्बर में जाने से पहले फ्रेया अपना रैंक और मिशन इंटेंशन बताती है। उसे अंदर आने की इजाजत मिलती है और दोनों अंदर चले जाते हैं। हमारा लड़का बेपरवाही से डेस्क पर बैठे आदमी को घूरता है। ये उसका फैमिली हेड से पहला आमना सामना है। लॉर्ड एल ड्रैगन थोड़ा चिढ़ा हुआ है और बिना कोई ग्रीटिंग दिए सीधे पूछता है कि इस बच्चे ने अपर क्लासमैन पर हमला क्यों किया। काफी कैजुअल अंदाज में जीक अपनी नाराजगी जताता है और पूछता है कि क्या उसने कोई रूल तोड़ा है। उसका जवाब पैट्रियार्क को हैरान कर देता है। लड़का आगे कहता है कि एग्जाम की इकलौती कंडीशन थी 1 महीने तक क्रिस्टल ऑर्ब को सुरक्षित रखना। कोई और रूल या कंडीशन बताई ही नहीं गई थी, तो उसने वही किया जो उसे सौंपा गया। जीक सीधे अपने पिता को ग्रिल करता है, कहते हुए कि अगर कोई रूल था तो एग्जाम शुरू होने से पहले बताया जाना चाहिए था। फ्रेया का चेहरा सब कुछ बता देता है। वह बुरी तरह डर चुकी है, क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले ही उसे बहस न करने को कहा था।
वह बीच में मामला संभालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी लड़के का पिता एक खौफनाक ऑरा रिलीज करता है जो उसे वहीं जकड़ देता है। उसका प्रेशर इतना भारी है कि फ्रेया घुटनों पर गिर जाती है। ऐसे प्रेशर में उसे लगता है कि ज़ीक अब मारा ही जाएगा, लेकिन इसके उलट उस पर कुछ भी असर नहीं होता और वो अपने पिता का मजाक उड़ाता है। इतनी छोटी सी बात पर इतने घटिया मूव इस्तेमाल करने के लिए पैट्रियार्क हैरान रह जाता है, ये देखकर कि वो प्रेशर से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। वो और गहराई से पूछता है कि उसने कैसे सिर्फ अपर क्लासमैन की फौज ही नहीं बल्कि एक 3 स्टार गोलेम को भी हरा दिया। इतना ही नहीं, ये 7 साल का बच्चा उसके ओवरवेलमिंग प्रेशर को भी सीधे ऑरा से फार्म कर गया। उसकी नजर में ये बिल्कुल समझ से बाहर है कि इतना छोटा लड़का इतनी खतरनाक ताकत कैसे दिखा सकता है। ज़ीक समझ जाता है कि अब सवाल उसकी ताकत के सोर्स पर है और सही एक्सप्लेन देने की जगह वो इसे अपनी पर्सनल जीनियस कह देता है। अहंकार से टकराता है। पिता और बेटा एक दूसरे को घूरते रहते हैं। लॉर्ड एल्रागन मानता है कि लड़के का एटीट्यूड रिपोर्ट के मुताबिक वाकई जल्दबाज है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने गोलेम को हरा दिया। उसका रिवॉर्ड है ड्रैगन ट्रेजरी से एक आइटम या फिर ड्रैगन हॉल के 2nd फ्लोर तक एक्सेस। दोनों में से एक का चुनाव। फ्रेया के लिए सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो आदमी अभी अपने बेटे को मारने वाला था वही अब उसे इनाम ऑफर कर रहा है। अब बात करते हैं इन दोनों ऑप्शंस की। ड्रैगन हॉल और ड्रैगन ट्रेजरी दोनों ही वॉल्ट्स है। इनमें 1000 सालों का कलेक्शन भरा पड़ा है। गिलस के जमाने से इसमें कई तरह की किताबें हैं, यहाँ तक कि कुछ ऐसी भी जो फैमिली में बैन की गई है। प्रेजेंट एरा की सबसे खास चीजें भी इसी में शामिल है। यहाँ सबसे घातक हथियार, रेयर आर्टिफैक्ट्स और हर वो आइटम है जो किसी को भी चाहिए। ये जगह फैमिली की अल्टीमेट ट्रेजरी मानी जाती है, लेकिन सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि सिर्फ कुछ गिने चुने स्टूडेंट्स को ही अंदर जाने का मौका मिलता है। ड्रैगन हॉल का 2nd फ्लोर भी कुछ कम स्पेशल नहीं है। इसके लिए बेहद बड़े अचीवमेंट्स चाहिए। फ्रेया अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही। ये बच्चा इतना बदतमीज बन रहा है, फिर भी इसके पापा ने इसे इनाम दे दिया और उसे और चिढ़ाने के लिए ज़ीक अपने पिता को ताना मारता है कि उसे दोनों रिवॉर्ड्स का एक्सेस दे दे। लॉर्ड ड्रैगन उसे तुरंत यहाँ से निकलने का आदेश देता है, लेकिन बच्चा डायरेक्ट ऑर्डर को इग्नोर कर देता है और शिकायत करता है कि उसे अभी और सवाल पूछने हैं। फ्रेया जानती है कि ये जोकर अपनी जुबान से खुद को मरवा लेगा, तो वह तुरंत उसे पकड़कर खींचते हुए बाहर ले जाती है। वो बिल्कुल चिंतित माँ की तरह अपने बच्चे को बचा रही है, लेकिन जाते जाते ज़ीक एक आखिरी बात छोड़ देता है। वो अपने पिता को नीचा दिखाते हुए कहता है कि जितना ज्यादा वो अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश करेगा, उतना ही सबसे ताकतवर बनने से दूर होता जाएगा। उसी पल लॉर्ड एल्रागन ज़ीक की ताकत का एक झलक देखता है जो उसे उसके बराबर का पोटेंशियल दिखाती है। फ्रेया उसका मूव बंद करवाती है और उसे घसीटते हुए ले जाती है, पीछे छोड़ते हुए लॉर्ड एल्रागन को, जो सोच में डूब जाता है कि अभी उसने किस तरह की प्रेजेंस महसूस की। अगले सीन में इंस्ट्रक्टर फिर से रैंट कर रही है उस बेवकूफ पर चिल्लाते हुए कि उसने लीडर के सामने इतनी बेइज्जती क्यों की। उसकी सारी वार्निंग्स को इग्नोर करके ज़ीक ने पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरकार हार मान ली। मजेदार बात यह है कि वो असल में अपने शब्द रोक रहा था, जिससे सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अगर वह पूरा बोल देता तो क्या ही कह देता। फ्रेया को ये समझ नहीं आता कि वह टीचर्स की इतनी इज्जत करता है, लेकिन अपने ही पिता के साथ ऐसा बिहेव क्यों करता है। उसकी ताकत और उसका रफ एटीट्यूड देकर वो उसे एक अनोखा बच्चा मानने लगती है और यहाँ तक कि उसकी असली पहचान पर सवाल करने लगती है। उसे चिढ़ाते हुए जी कहता है कि वो बस वही है जो वह है। फ्रेया अपने मन में सोचती है कि उनकी फैमिली में हर बच्चा जन्म के समय प्राचीन ड्रैगन का खून पीता है। फैमिली हेड के अंदर तो एक सुपीरियर ड्रैगन की ताकत भी है। इसका मतलब नेचुरल तौर पर किसी को भी उसके गुस्से का सामना नहीं कर पाना चाहिए। और फिर भी यही बच्चा न सिर्फ अपने पिता को चुनौती दे गया बल्कि डटा भी रहा। वो कुछ अलग है और वो समझ नहीं पा रही कि आखिर क्या। शक के साथ वो तय करती है कि उसके बर्थ रिकॉर्ड्स चेक करेगी, लेकिन फिलहाल वो टॉपिक बदलती है और उससे पूछती है कि वो दोनों में से कौन सा रिवॉर्ड चुनेगा। एक क्यूट सा चेहरा बनाकर वह कहता है दोनों, जिससे फ्रेया और ज्यादा इरिटेट हो जाती है। आखिरकार ज़ीक अपना फैसला करता है। वह नॉलेज की तलाश में है। 1000 साल आगे रीइंकार्नेट होना उसकी समझ में आज के युग को लेकर एक बहुत बड़ा गैप छोड़ गया है। इसीलिए वह मेडिसिन और टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के बारे में जानना चाहता है। उसका सबसे बड़ा फैन लैंगस जश्न मनाता है कि वह ड्रैगन हॉल में एंटर कर सकता है। दोनों काफी एक्साइटेड है। मामला यह है कि लैंगस पहले ही ड्रैगन स्लेइंग और नर्चरिंग स्पीयर आर्ट्स सीख चुका है, लेकिन ये उसके लिए और भी बड़ा मौका है किसी नई मार्शल आर्ट को मास्टर करने का। लेडी लाइका भी साथ आ जाती है और बताती है कि उन्हें जल्दी करनी होगी क्योंकि यहाँ टाइम लिमिट भी है। पहला फ्लोर बेसिक लेवल का है और उन्हें बताया गया है कि एक समय पर सिर्फ एक ही किताब उधार
उधार ली जा सकती है, इसलिए चुनाव सोच समझ कर करना होगा। इसी दौरान लाइका को पता चलता है कि जी का पर्सनल रिवॉर्ड था ट्रेजरी या हॉल में से एक को चुनना। उसे हैरानी होती है कि उसने किसी हथियार की जगह ड्रैगन हॉल चुना। हमारा लड़का जरूर ऐसा करता अगर वह मौजूदा यू की नॉलेज में इतना पीछे न होता। सेकंड फ्लोर की किताबें सबसे खास है, वे पहले फ्लोर से भी ज्यादा रेयर है और इस लेवल का एक्सेस सिर्फ जी के पास है। फिर भी लाइका को लगता है कि उस लाइब्रेरी में ऐसा कुछ नहीं होगा जो उसकी थंडरक्लैप ग्रेट स्वॉर्ड आर्ट से ऊपर हो। जब वह खुद की तारीफ में लगी होती है, जीक जोन आउट हो जाता है। अगले सीन में सुपरवाइजर उन्हें बताता है कि उनके पास हॉल में सिर्फ 5 घंटे हैं। ये टाइम ज्यादा है या कम ये कहना मुश्किल है, लेकिन खैर लाइका एक स्ट्रेटेजी बनाती है। एक किताब उधार लेने के लिए चुनेंगे और बाकी समय उन किताबों को पढ़ेंगे जो बाहर नहीं ले जा सकते। फास्ट रीडर्स को यहाँ बहुत फायदा मिलेगा, लेकिन लैंगस 3 घंटे में एक मार्शल आर्ट बुक पूरी तरह पढ़ने में इंटरेस्टेड है। हर किसी के लिए सही किताब चुनना काफी मुश्किल है, खासकर और इतने ग्रैंड हॉल में सही किताब चुनना और भी मुश्किल हो जाता है। जैसे ही वे सब टेलीपोर्ट होकर अंदर पहुँचते हैं, पूरी पार्टी ड्रैगन हॉल की भव्यता देकर हका बका रह जाती है। ये जगह जी की उम्मीदों से भी कई गुना ज्यादा शानदार थी। जीक तुरंत अपना टारगेट सेट करता है, एक ऐसी किताब जो पढ़ते ही उसकी हवा टाइट कर दे, और यहीं से उसका रीडिंग एक्सपीरियंस शुरू होता है। जैसे ही उसके हाथ किताबों पर पड़ते हैं, जीक पूरा वाइल हो जाता है। वह मैजिक और केस से जुड़ा कंटेंट पागलों की तरह ब्लिट्स कर रहा है। जानकारी इतनी ज्यादा है कि छोड़ना नामुमकिन लगता है। 1000 साल का समय दुनिया पर बहुत गहरा असर छोड़ चुका था। दरअसल इस दौरान उनकी दुनिया का एक और दुनिया से कनेक्शन बन चुका था। करीब 900 साल पहले एक विशाल दरार हकीकत को चीरती हुई खुली थी। इसी से बना एक डायमेंशनल वॉल जिसे कहा गया रिफ्ट। इस रिफ्ट से निकली केस की दुनिया कॉनस। ये जगह केस एलिमेंट से बने भयानक मॉन्स्टर्स से भरी हुई थी। उनकी तबाही का मुकाबला करने के लिए जी की दुनिया के लोगों ने अपने शरीर के अंदर प्राइमल एनर्जी विकसित की। ड्रैगन फैमिली ने मानवता की इस युद्ध में लीड की। इसी वजह से युद्ध भूमि में कई फैमिलीज के बीच बॉन्ड बने। 4 खास योद्धाओं ने ड्रैगन हाउस में शादी की और यहीं से बने टाइफेना, फैफिल्ड, लेवास और बहामुत फैक्शंस। आज इन्हें 4 ग्रेट ड्रैगन फैमिलीज माना जाता है। अब जी को सब कुछ समझ आने लगता है। जब वह एंगर बोर से लड़ा था तो वह डार्क एनर्जी से लिपटा हुआ था। यहाँ तक कि लाइका की थंडर ऑरा में भी वही एनर्जी थी। ये सब दूसरी डायमेंशन से आ रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज थी मैजिक का इवोल्यूशन। डार्क रियलिटी से कनेक्शन बनने के बाद एक नई तरह की तकनीक पैदा हुई। दिक्कत ये थी कि जी को उस तकनीक पर कोई किताब मिल ही नहीं रही थी। इतनी शानदार चीज इतिहास का हिस्सा क्यों नहीं बनी? उसकी एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा हो जाती है कि सुपरवाइजर का ध्यान खिंच जाता है। वह जी को शांत रहने की चेतावनी देता है। अजीब बात ये थी कि उसके आसपास कोई मौजूद नहीं था, फिर भी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। जीक सोचने लगता है, क्या यही वही नई मैजिक है, आवाज के जरिए यूज होने वाली तकनीक? लेकिन साधारण प्राइमल एनर्जी के अलावा उसे कुछ अलग समझ नहीं आ रहा था। अचानक उसके सामने रखी सारी किताबें पीली रोशनी में तैरने लगती हैं। बिना किसी सपोर्ट के वे हवा में लेविटेट कर रही थी। जीक अपनी हंसी रोक नहीं पाता। वह इस तकनीक से खूब एंटरटेन हो रहा था। सुपरवाइजर फिर से चुप रहने को कहता है, लेकिन जीक नए ग्रोथ लेवल के कगार पर था। इसी दौरान लाइब्रेरी अचानक उस पर क्लोज होने लगती है। ईथर के धागे उसे जकड़ लेते हैं और सीधे बाहर फेंक देते हैं। जीक किसी तरह लैंडिंग संभालता है और बुदबुदाता है, ये अभी हुआ क्या? वह उसी तकनीक को सीखना चाहता है और सुपरवाइजर से फिर से यूज करने को कहता है। लैंगस भी समझ नहीं पाता कि उसे क्या हो गया है। लाइका कंफ्यूज है कि सिर्फ जी को ही क्यों बाहर निकाला गया। उधर लैंगस को एक जबरदस्त मार्शल आर्ट मैनुअल मिल जाता है, क्लाउड वाटर स्पीयर टेक्निक। सेलिन ने विंड ब्लॉसम स्वॉर्ड के साथ एक मूवमेंट आर्ट सीखी। रेमंड ने ड्रैगन गार्डियन स्वॉर्ड आर्ट और शील्ड स्किल्स की किताब ली। मतलब विडंबना ये थी कि ये सारे वही मार्शल आर्ट्स थे जो जीक ने अपनी पिछली जिंदगी में मजाक मजाक में बनाए थे। आखिर में वो लाइका से पूछता है कि उसे क्या मिला। वो बताती है कि उसे हेवी वेव ग्रेट स्वॉर्ड टेक्निक मिली जिसे 15वें लॉर्ड ने इम्प्रूव किया था। ये दूसरी बार है जब जीक 15वीं जनरेशन का नाम सुनता है। अब वो सोचने लगता है कि इस जनरेशन में आखिर क्या खास था। दिलचस्प बात यह है कि ड्रैगन स्लेयर कॉम्बैट आर्ट्स भी उसी 15वें लॉर्ड की देन है। भले ही जीक ने कई तकनीकें बनाई हों, लेकिन उनका इवोल्यूशन उसी ने किया। ये बात जी को भी इम्प्रेस कर देती है। पहले उसे लगा था कि स्कूल लाइफ सिर्फ बोरिंग होगी, लेकिन अब वह आने वाले सफर के लिए एक्साइटेड है। और फिर एक बड़ा टाइम स्किप 5 साल बाद अब 12 साल की लाइका जीक और अपने दोस्तों को ढूंढ रही है। उसे लैंगस से पता चलता है कि जीक ट्रेनिंग ग्राउंड में है और उधर ट्रेनिंग ग्राउंड में जीक अपने 3 दोस्तों के खिलाफ खड़ा है। अब वह काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है।